तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और आज फिर से हाजिर हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे को लेकर के आप सबके बीच। और ये मुद्दा है यूपीएस का यूनिफाइड पेंशन स्कीम के को लेकर के हाजिर है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 1 जनवरी 2004 से पहले ओपीएस लागू था, उसके बाद अभी तक एनपीएस लागू था और 1 अप्रैल 2025 से जो है यूपीएस लागू हो जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल में एनपीएस और यूपीएस दोनों बरकरार रहेंगे, साथ ही साथ ओपीएस भी बरकरार रहेगा। लेकिन यहाँ पर स्विच करने की सुविधा दी जा रही है, एनपीएस से यूपीएस में जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मुद्दा क्या है। तो अभी जो है सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके ये बताया गया है कि जो 1 अप्रैल से ये यूपीएस लागू हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके प्रमुख बिंदुओं को देख लेते हैं। तो चर्चा का प्रमुख बिंदु क्या है? अधिसूचना जारी हुई है किस संबंध में? यूपीएस के संबंध में। और इस अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा 24 जनवरी 2025 को जारी यूपीएस अधिसूचना अनुसरण करती है। यूपीएस से संबंधित नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगे। तो कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2025 से। ये नियम 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में मौजूदा केंद्र सरकार के एनपीएस में आने वाले कर्मचारी और केंद्र सरकार की सेवाओं में अप्रैल 2025 को या उसके बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों समेत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के नामांकन को सक्षम करते हैं। अब इस तीनों लाइन को समझ लेते हैं आसान भाषा में। 1 अप्रैल जब आएगा, 1 अप्रैल 2025, ठीक है। इसके पहले जो भी कर्मचारी हैं, ठीक है, वो केंद्रीय कर्मचारी की बात हो रही है, जो भी कर्मचारी हैं वो जो है कार्यरत हैं, उन पर भी ये लागू होगा। और 1 अप्रैल के बाद जो भी भर्ती होंगे उन पर भी लागू होगा, ठीक है। तो ये दोनों पर लागू होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अधिसूचना के अनुसार बताया गया है कि पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर जो है 25 वर्षों की न्यूनतम योग्यता सेवा के अधीन होनी चाहिए। यानी अब यूपीएस यदि आपको लेना है तो सपोज कोई व्यक्ति ऐसा है जो एनपीएस के तहत जो है उसका अंशदान कट रहा है पेंशन से, मूल वेतन का। तो सपोज 2030 में वो रिटायर हो रहा है, 2030 में रिटायर हो रहा है, तो इसके पहले जो है वो 25 साल की सेवाएं जो है दे चुका हो, जिस भी संस्था में वो काम कर रहा हो, ठीक है। और सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले 12 मासिक औसत मूल वेतन का 50% होगा। अब यहाँ पर देखिए, जो यूपीएस के तहत पेंशन मिलेगा वो कितना मिलेगा? 12 मासिक औसत मूल वेतन का 50%। अब सपोज कोई व्यक्ति 2030 में रिटायर हो रहा है, दिसंबर, मान लेते हैं दिसंबर 2030 में रिटायर हो रहा है, तो 1 जनवरी 2030 से 31 दिसंबर 2030 तक 12 महीने हो गए। इस दौरान जो भी उसका बेसिक होगा उन सारे बेसिक को जोड़ा जाएगा। जोड़ने के बाद 12 से डिवाइड किया जाएगा। 12 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसका आधा यानी 50% वो पेंशन उसे मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। कर्मचारियों को सेवा से हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने
या इस्तीफे के मामले में यूपीएस या सुनिश्चित भुगतान विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। तो जैसे कोई व्यक्ति हो गया जिसे टर्मिनेट कर दिया गया या उसने इस्तीफा दे दिया किसी भी कारणवश, तो वो जो है यूपीएस का लाभ लेने से वंचित रहेगा। ठीक है। अधिसूचना से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस या एनपीएस के बीच चयन करने का विकल्प मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति है जो केंद्र सरकार में सेवारत है तो उसे ज़रूरी ही है कि यूपीएस लेना ही है। इसमें विकल्प का ऑप्शन दिया गया है, यूपीएस का चयन कर ले या एनपीएस का चयन कर ले, दोनों में से किसी एक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस ये क्या है, बारी बारी से देख लेते हैं तीनों को, और हम लोग जो है एक टेबल के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। आगे की स्लाइड में ऐड है तो उस पर भी चर्चा करेंगे, वहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी फ़िलहाल में देखते हैं। तो एनपीएस जो है 1 जनवरी 2004 को लागू हुई थी। तो एक तो था ओपीएस, एक एनपीएस और एक यूपीएस। तो ये तो था, एक एनपीएस की बात कर रहे हैं, 1 जनवरी 2004 को लागू हुई। इसके पहले क्या लागू था, ओपीएस लागू था। अब 1 अप्रैल 2025 से क्या लागू होगा, यूपीएस लागू होगा। ठीक है। तो वही बात कर रहा है, एनपीएस 1 जनवरी 2004 को लागू हुआ था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को यूपीएस लाने को मंजूरी दी थी। और यूपीएस की मंजूरी कब मिली थी, 24 अगस्त 2024 को। जनवरी 2004 से पहले प्रभावी पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के अंतिम मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। ओपीएस के उलट जो है, यानी इसके विपरीत, यूपीएस अंशदायी प्रकृति की है। ठीक है, यानी शेयर रहेगा इसमें। ठीक है। इसमें अब शेयर क्या है, कौन शेयर इसमें लगा रहा है वो भी देखेंगे। एक तो एम्प्लॉय स्वयं लगाता है और एक एम्प्लॉयर भी लगाता है। ठीक है। जबकि ओपीएस में ऐसा नहीं था, एम्प्लॉय नहीं लगाता था, सिर्फ गवर्नमेंट लगाती थी। इसमें कर्मचारियों को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान करना होगा, जबकि नियोक्ता केंद्र सरकार का योगदान 18.5% होगा। अब देखिए, कोई एम्प्लॉई है, ठीक है, जितना उसका बेसिक पे होगा उसका 10% वो लगाएगा, प्लस 18.5% केंद्र सरकार लगाएगी। किसका, मूल वेतन का। इस व्यक्ति के मूल वेतन का 18.5%। ये दोनों मिल करके, ये दोनों अमाउंट मिल करके बॉन्ड में निवेश सरकार क्या करती है, निवेश करती है। कहाँ पर, बॉन्ड में, इक्विटी में। ठीक है। और जो है डेट में, तो ये सब जो है सरकार निवेश करती है। निवेश करने के बाद जो है जो रिटर्न मिलता है उसके थ्रू ही आपको पेंशन मिलता है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय 10% देगा, साथ ही साथ नियोक्ता जो होता है, यानी जो एम्प्लॉयर है, वो 18.5% देगा। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। हालांकि अंतिम भुगतान उस कोष पर मिलने वाले बाजार रिटर्न पर निर्भर करता है जिसे ज़्यादातर सरकारी बॉन्ड में निवेश किया जाता है। तो ये जो 10% है, ये 18.5% है, वो कहाँ निवेश होता है, सरकारी बॉन्ड में। और सरकार जो उस पर रिटर्न प्राप्त करती है उसी के जरिए जो है आपको पेंशन मिलता है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ अन्य लोगों तक भी शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अब हम लोग चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। तो विभिन्न पेंशन योजनाओं के बीच अंतर को दर्शाते हैं। क्या है? तो पेंशन किसमें? ओपीएस। ओपीएस में क्या होता था? आपके मूल वेतन का 50% प्लस महंगाई भत्ता मिलता था। ठीक है, क्लियर हो गया। एनपीएस में क्या होगा? पेंशन राशि निश्चित नहीं होती है, ठीक, क्योंकि रिटर्न पर निर्भर करता है या इस पर निर्भर करता है कि सेवानिवृत्ति तक कर्मचारी ने कितनी राशि जमा की और उस पर मिलने वाली रिटर्न दर क्या थी। ठीक है। यूपीएस में क्या होगा? पेंशनरों के लिए अंतिम 12 महीने की औसत वेतन का 50% निकाला जाएगा और उसके हिसाब से पेंशन दे दिया जाएगा। कर्मचारियों की ओर से भुगतान की बात करें तो ओपीएस में कर्मचारी कोई भुगतान नहीं करता था, पूरा जो है सरकार खर्च करती थी। एनपीएस में क्या होगा? सरकारी 10% खर्च करेगा आगे भी, और यूपीएस में भी 10% खर्च करेगा। अब तीनों में देख लेते हैं सरकार का योगदान क्या था। तो जो ओपीएस था यहाँ पर पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता था। एनपीएस में क्या होता था? मूल वेतन का 14% जो है सरकार देती थी आपके पीएफ अकाउंट में। ठीक है। यूपीएस में क्या होगा? मूल वेतन का 18.5% सरकार देगी आपके पीएफ अकाउंट में। ठीक है, तो ये हो गया। फिर पेंशन प्राप्ति की गारंटी की बात करें तो किसमें गारंटी थी, किसमें गारंटी नहीं है। तो जो ओपीएस था इसमें आजीवन पेंशन प्राप्त करने की गारंटी थी। एनपीएस में कोई गारंटी नहीं है और यूपीएस में भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक मुश्त भुगतान यानी कि वन टाइम पेमेंट की बात कर लें तो ओपीएस में ओल्ड पेंशन स्कीम में एक मुक्त उस भुगतान की सुविधा नहीं थी, हर महीने आपको दिया जाता था। ठीक है, कुछ अमाउंट दे दिया जाता था, फिर उसके बाद जो है आपको हर महीने दिया जाता था। एनपीएस में भी एक मुश्त भुगतान की सुविधा नहीं है। साथ ही साथ यूपीएस में देख लें तो पहले 6 माह के बाद सेवानिवृत्ति के कुल वेतन का 60% एक मुक्त भुगतान किया जाएगा। फिर उसके बाद जो 40% जो राशि बचेगी शेष राशि मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ठीक है। न्यूनतम पेंशन राशि की बात कर लें तो जो ओपीएस था ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत 9,000 प्लस महंगाई भत्ता ये निश्चित था। वहीं एनपीएस की बात करें तो कोई निश्चितता नहीं है। यूपीएस की बात करें तो सेवानिवृत्ति के बाद न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद 10,000 प्लस महंगाई भत्ता, यानी न्यूनतम 10 साल जब आप सेवा देंगे तभी आपको यूपीएस का लाभ मिलेगा। उसमें भी आपको 10,000 प्लस महंगाई भत्ता आपको मिलेगा। सेवा के मृत्यु होने पर क्या प्रावधान थे? तो ओपीएस के तहत 10 या उससे अधिक वर्षों की सेवा पर अंतिम वेतन का 50% पेंशन मिलता था प्लस 30% अनुकंपा राशि मिलती थी। यदि आपकी मृत्यु हो गई तो आपके घर वाले को, जो आपकी नॉमिनी है उसे जो है, और नॉमिनी का मतलब यहाँ स्पाउस से है, उसे क्या है, यदि व्यक्ति ने 10 वर्ष पूरा कर लिया हो सेवावधि और रिटायर हो गया, मृत्यु हो गई उसकी, मृत्यु होने के बाद क्या होगा, उसके नॉमिनी को अंतिम वेतन का 50% मिलेगा पेंशन के रूप में प्लस 30% अनुकंपा राशि मिलती थी। वहीं एनपीएस की बात करें तो परिवार को संचित राशि से मासिक पेंशन या एक मुश्त भुगतान का विकल्प मौजूद है। वहीं यूपीएस की बात करें तो कर्मचारी की मृत्यु पर संचित पेंशन का राशि का 60% दे दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस के बारे में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा
और थोड़ा सा फैक्चुअल है, एक बार और देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले से आप देखे होंगे, कहीं पर चर्चा किए होंगे तो क्लियर ही हो गया होगा। मैंने इसीलिए आराम से बनाने की कोशिश की है कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अन्य लोगों तक भी शेयर करें, ताकि आने वाले समय में और भी बेहतर वीडियो आपके समक्ष लाया जा सके। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।